हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 28 देखेंगे। 27 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे सवालों का रिवीजन कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि वॉल्यूम 1 हमारा समाप्त हो चुका है। इसमें हम लोगों ने कवर कर लिया है 910 सवाल। आज हम लोग वॉल्यूम 2 को स्टार्ट करेंगे और चलेंगे 911 से आगे। तो 911 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 910 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मादा जनन कोशिकाएं या अंडे किस में निर्मित होते हैं? तो मादा के अंदर जो जनन कोशिका है वो कौन है? ओवम है। इसी को हम लोग अंडाणु बोलते हैं। इसी को हम सिंपली अंडा बोल देते हैं या फिर एग बोल देते हैं। कहाँ पर बनते हैं ये? अंडाशय में बनते हैं, यानी कि ओवरी में बनते हैं। और पुरुष के अंदर जो उसका जनन कोशिका है वो है शुक्राणु। और ये कहाँ बनता है? वृषण के अंदर। ये बनता है वृषण के अंदर, यानी कि टेस्टिस के अंदर। ठीक है, टेस्टिस के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? इनमें से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? तो एटीपी हो जाएगा। एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन से हैं? ये 2 रसायन हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। यह है सिल्वर क्लोराइड, यह है सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड पर जब सनलाइट गिरता है, सनलाइट गिरता है, या फिर यहाँ पर बोल दो सिल्वर ब्रोमाइड पर जब सनलाइट गिरता है, तो आप जानते हो सनलाइट के पास सोलर एनर्जी है। सनलाइट के पास क्या है? सोलर एनर्जी है। यानी हम बोल सकते हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड पर एनर्जी दिया गया है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को एनर्जी दिया गया है लाइट के फॉर्म में। तो ये सिल्वर सॉलिड और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। यहाँ भी क्या होगा? सिल्वर सॉलिड और ब्रोमीन गैस में टूट जाएगा। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि अपघटन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो एक अभिकारक है जो कि 2 उत्पाद में टूट रहा है इन दोनों अभिक्रियाओं के अंदर। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है उसे हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया करवाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। अपघटन अभिक्रिया करवाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा देनी पड़ती है उसे हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अंग्रेजी में एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पर हम लाइट के फॉर्म में, प्रकाश के फॉर्म में, प्रकाश के रूप में हम ऊर्जा दे रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, प्रकाशीय अपघटन। तो ये प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि हम यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं। डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में डैश पर पहला अवलोकन किया था। डोबेराइनर ने 3 ट्राइड्स दिए थे। ये 3 ट्राइड्स आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये पहला ट्राइड है। उसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये दूसरा ट्राइड है। और उसके बाद है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये 3 ट्राइड्स हैं जो डोबेराइनर ने दिया था। अब एनसीईआरटी के अंदर एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें डोबेराइनर के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। यहाँ देखो प्लेटिनम लिखा हुआ है। हमारा आंसर यहाँ पर प्लेटिनम हो जाएगा। डोबेराइनर ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा कि हम प्लेटिनम का इस्तेमाल कैटालिस्ट के रूप में कर सकते हैं। हर जगह नहीं कर सकते हैं। हर जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह हम प्लेटिनम का इस्तेमाल कर लेंगे कैटालिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। हर जगह नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर तो जरूर होगा। तो डोबेराइनर ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा कि हम प्लेटिनम का इस्तेमाल भी कैटालिस्ट के रूप में कर सकते हैं। कौन सा नियम एक चालक में विभवांतर और धारा प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है? ओम का नियम, वी डायरेक्टली आई के। यदि चालक के हम लंबाई को ना बढ़ाएं, मोटाई को ना बढ़ाएं, उसके तापमान को चेंज ना करें, यानी इन सब को क्या करें हम लोग? कांस्टेंट रखें। यानी भौतिक जो अवस्था है, फिजिकल जो स्टेट है, उसको हम अगर कांस्टेंट कर दें, नियत कर दें, तब V और I में सीधा संबंध होता है। यानी कि V और I एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। करंट बढ़ाओगे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर जाएगा, और अगर V बढ़ाओगे तो I इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि भौतिक अवस्था चालक का नियत रहना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। ओम का नियम हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है?
तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हर दो वस्तु के बीच में काम करता है। जिस भी दो वस्तु के बीच में उसका अपना द्रव्यमान है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। हम धरती से बंधे हुए हैं क्योंकि हमारे पास खुद का मास है और अर्थ के पास खुद का मास है, और हमारे और अर्थ के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, और क्योंकि अर्थ का द्रव्यमान ज़्यादा है तो हम पृथ्वी की तरफ खींचे हुए हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा जो आता है ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, तो सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं, ना कि ग्रह के चारों ओर सूर्य गति करते हैं। तो ये जो है लिखा हुआ ये गलत हो जाएगा बी। 1 जूल बराबर क्या? कार्य बराबर होता है बल और गुने में विस्थापन। अगर हम 1 न्यूटन का बल लगाते हैं और वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाता है तो हम बोलते हैं कि 1 जूल कार्य किए हैं। हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन गुने में 1 मीटर। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? देखो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो कुछ नियमों के तहत होती है, उसे कहा जाता है रासायनिक संयोजन का नियम। क्या कहा जाता है? रासायनिक संयोजन का नियम। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब वहाँ पर रासायनिक संयोजन का नियम लागू होता है, और इस नियम के अंदर 2 नियम हैं। पहला तो आपका ये है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ये पहला नियम है। उसके बाद है निश्चित अनुपात का नियम, ये दूसरा नियम है। और ये दोनों ही नियम किसने दिए? लेवोजियर ने दिए। ये है लेवोजियर, इनको कहा जाता है रसायन शास्त्र के पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं ये लेवोजियर। इन्होंने दिया था रासायनिक संयोजन का नियम। इसके अंदर 2 नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत और निश्चित अनुपात का नियम। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो द्रव्यमान का कोई वहाँ पर ह्रास नहीं होता है, यानी अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान होगा। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा होता है निश्चित अनुपात का नियम। इसका मतलब ये होता है कि एक रासायनिक पदार्थ के अंदर जो तत्व मौजूद होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं। चाहे स्रोत कोई सा भी हो, कहीं से आप उस पदार्थ को उठा लो, उसमें तत्वों का जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा। जैसे कि H2O है, तो इस H2O को आप चाहे जहाँ से उठा करके ले आओ, इस पानी को आप जहाँ से भी उठा करके ले आओ, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो 2 तत्व मौजूद है ये हमेशा आपको 1:8 में ही मिलेंगे। यही है निश्चित अनुपात का नियम। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? क्या बता सकते हैं? ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। किसके द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया था? परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया मोजले ने। ठीक है, परमाणु संख्या के, याद रखिएगा एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया मोजले ने। और जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है ये मोजले ने ही दिया था, और हमारा आधुनिक आवर्त सारणी एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या के आधार पर है। इससे पहले जो भी वैज्ञानिक आए जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया, चाहे वो मेंडलीव हो, चाहे डोबेराइनर हो, चाहे न्यूलैंड हो, सब ने एटॉमिक मास के आधार पर किया था। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है? मिश्र धातु, पहला है पीतल यानी कि ब्रास, ये मिश्र धातु है कॉपर और जिंक का। मैंगनीन ये मिश्र धातु है कॉपर का, निकल का और मैंगनीज का। सोल्डर ये मिश्र धातु है लेड यानी कि Pb और टिन का Sn। नाइक्रोम ये मिश्र धातु है, नाइक्रोम लिखा हुआ है तो यहाँ से निकल और क्रोमियम तो ऐसे भी याद रहता है, नाइक्रोम यानी कि निकल क्रोमियम, साथ में इसमें होता है आयरन और मैंगनीज। तो 4 घटक किसमें है? नाइक्रोम में है। नाइक्रोम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक हीटर में भी किया जाता है। प्रजनन ऊतक का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोर अवस्था की इस स्थिति को डैश कहा जाता है? यौवन आरंभ।
देखिए जन्म से लेकर के यौवन आरंभ तक, प्यूबर्टी तक, जो कि फीमेल के अंदर 11-12 साल के स्टेज पे प्यूबर्टी स्टार्ट होता है और मेल के अंदर 13-14 साल के एज पे। तो बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक क्या होता है कि बॉडी का जो नॉर्मल ग्रोथ होता है, ठीक है, या फिर बोल दो नॉर्मल जो डेवलपमेंट होता है ये ज़्यादा होता है, यानी इसका रेट ज़्यादा होता है। और जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है, यानी कि जनन से संबंधित जो भी वृद्धि होती है, ये कम होता है, ये कम होता है। प्यूबर्टी के बाद ठीक उल्टा हो जाएगा। प्यूबर्टी के बाद क्या होगा कि नॉर्मल ग्रोथ जो होता है बॉडी का ये कम होने लगेगा। कम होने का मतलब ये हुआ कि जिस तेज़ी के साथ हो रहा था अब ये उस तेज़ी के साथ नहीं होगा। और जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगा, यानी कि जनन से संबंधित जो भी ग्रोथ होगा, इसकी रेट बढ़ जाती है। प्यूबर्टी के बाद जो है सेक्स हार्मोन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं मेल के अंदर, फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट होता है और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सारे हार्मोन्स के। और उसके बाद बॉडी में कई तरह के चेंजेज आते हैं। तो ये जो प्यूबर्टी है इसके बाद ही क्या हुआ कि सामान्य रूप से शरीर का विकास ये कम होने लगा और जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उन सब का डेवलपमेंट जो है अब यहाँ से अच्छे से होगा यौवन के बाद। इत्र बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी किया जाता है। ये अभिक्रिया आप ध्यान में रखना, यह एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल और यह एथेनॉल। एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल अभिक्रिया करते हैं और बनाते हैं एस्टर। ठीक है, क्या बनाते हैं? एस्टर। यहाँ पर बॉन्ड मिट गया है, ये बॉन्ड होगा यहाँ पे, एस्टर। इस एस्टर का इस्तेमाल किया जाता है इत्र बनाने में, एस्टर का इस्तेमाल किया जाता है इत्र बनाने में और भोजन को स्वादिष्ट बनाने में। हमारा आंसर यहाँ पर एस्टर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर। मनुष्य में निषेचन डैश में होता है, तो मनुष्य में निषेचन फीमेल बॉडी के अंदर होगा और फीमेल बॉडी के अंदर भी कहाँ होगा? ओविडक्ट में। ओविडक्ट को ही हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, डिम्बवाहिनी नलिका बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। मस्तिष्क भी शरीर का डैश समन्वय केंद्र है। हमारे बॉडी के अंदर नियंत्रण और समन्वय दो चीज़ों से होता है। एक तो आपका ब्रेन है जो कि मुख्य है, दूसरा हार्मोन्स है। यहां पर हमारा आंसर ब्रेन हो जाएगा। एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है डैश कहा जाता है। एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है डैश कहा जाता है। आंसर यहाँ पर थैलस हो जाएगा। हालांकि थैलस के जगह पर थैलोफाइटा होना चाहिए था, थैलोफाइटा होना चाहिए था। थैलोफाइटा के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके पास ना तो जड़ होती है, ना ही तना होता है, ना ही पत्तियां होती है। ऐसे संरचना को, ऐसे बॉडी को प्लांट के अंदर जिसके पास ना तो जड़ है, ना ही तना है, ना ही पत्तियां हैं, हम बोलते हैं थैलस। तो थैलस क्या एक संरचना है। यहाँ हमसे पादप समूह पूछा था कि कौन सा पादप समूह है जिसके पौधे में जड़, तना, पत्तियां नहीं होती है, तो आंसर थैलोफाइटा होना चाहिए था, ना कि थैलस होना चाहिए था। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि दाब बराबर हम लिखते हैं बल बट्टे में क्षेत्रफल, यही लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो बल होता है ना, ये लंबवत होता है, लंबवत बल होता है। इसी को हम लोग प्रणोद बोल देते हैं, प्रणोद बट्टे में क्षेत्रफल, और इसी प्रणोद को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। और जो आपका उत्क्षेप होता है अपथ्रस्ट, ये भी लंबवत बल होता है। तो आपसे अगर प्रणोद बोल दे या फिर आपसे उत्क्षेप बोल दे, थ्रस्ट बोल दे या फिर अपथ्रस्ट बोल दे, ये दोनों ही क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। बल आघूर्ण को हम लोग टॉर्क बोलते हैं अंग्रेजी में, टॉर्क, टाउ से डिनोट करते हैं। और ये होता है बल और गुने में दूरी, बल गुने में दूरी। ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर और किसका एसआई मात्रक होता है? कार्य का। तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर, हम कार्य को जूल में बताते हैं, ये अलग बात है, लेकिन न्यूटन मीटर भी इसका एसआई मात्रक है और टॉर्क का भी न्यूटन मीटर एसआई मात्रक है। तो आपसे पूछा जा सकता है पेयर में देकर के कि किन दो युग्म का जो एसआई मात्रक है वो एक समान है, या फिर आपसे पूछ देगा कि विमीय सूत्र किसका एक समान है। तो विमीय सूत्र जो है ये आपका बल आघूर्ण और कार्य का एक समान होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा।
कैलिफोर्नियम डैश समूह का सदस्य है। कैलिफोर्नियम ये एक मानव निर्मित तत्व है, मानव निर्मित तत्व है। कैलिफोर्निया में बनाया गया था सबसे पहले इसे लैब के अंदर, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कैलिफोर्नियम। और यहाँ देखो मिलेगा आपको कैलिफोर्नियम, ये देखो ये लेंथेनाइड सीरीज का तत्व है और लेंथेनाइड एक्टिनाइड ये दोनों ही F ब्लॉक में आते हैं, तो एक्टिनाइड हमारा आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। देखो अनंत पर रखा गया है, याद रखिएगा जब अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। जब अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। फोकस पर जब प्रतिबिंब बनता है तो बहुत 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 छोटा बनता है, आप इसको बोल सकते हो पॉइंट साइज का बनता है, बहुत ही छोटा बनता है प्रतिबिंब। इसके ठीक उल्टा अगर पूछ दे आपसे कि वस्तु को रखा गया है फोकस पर तब कहाँ पर बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। जब वस्तु को रखा जाए फोकस पर तब प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। और अब जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, लार्ज होगा, वेरी लार्ज होगा, बहुत ही बड़ा होगा। अगर वस्तु को रखा गया वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनने वाला है और वो भी समान आकार का, सेम साइज का। एक चीज़ आप याद रखिएगा, अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। केवल एक ही ऐसा कंडीशन है जहाँ पर प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। और वो कौन सा कंडीशन है, जैसे मान लो ये अवतल दर्पण है, ये आपका ध्रुव, ये है फोकस। यहाँ पर यानी ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, सीधा होता है और आभासी होता है। केवल एक बस यही कंडीशन है, इसके अलावा कहीं पर भी डाल दो वस्तु को हमेशा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब मिलने वाला है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक अभिक्रिया याद करो, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का क्या बना था यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, यही है वाइट पीपीटी, यानी कि वाइट कलर का ये क्या है, अवक्षेप है, पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट। तो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया के अंदर आयनों का आदान प्रदान होता है और अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप का मतलब हो गया कि ये जल में नहीं घुलेगा, मतलब इस बेरियम सल्फेट को अगर आप जल में डालो तो ये जल के नीचे, बर्तन के नीचे तली में बैठ जाएगा, घुलेगा नहीं। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस वस्तु पर लागू बल को डैश कहा जाता है। कोई वस्तु है, इसको दोनों साइड से अगर खींचा जाए तो इसमें टेंशन आता है, यानी कि टेंशन फोर्स, टेंशन एक फोर्स ही है, खिंचाव बल या फिर तनाव बल, ठीक है, तनाव बल। आवेग क्या होता है, आवेग होता है इम्पल्स, इम्पल्स, और ये इम्पल्स बराबर होता है बल और गुने में समय, बल गुने में समय, SI मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, ओजोन O3 होता है इसका फॉर्मूला। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, यहाँ पर 3 है तो कितना हो जाएगा 48। U का मतलब यूनिफाइड मास होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2, CnH2n+2। निम्नलिखित में से कौन सा राइजोइड्स के बारे में गलत है? जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके पास वास्तविक जड़ यानी कि ट्रू रूट नहीं होती है, लेकिन जड़ जैसी एक संरचना जरूर होती है। वास्तविक जड़ नहीं होती है लेकिन जड़ जैसी एक संरचना होती है जिसे हम लोग राइजोइड्स बोलते हैं। तो जड़ जैसी संरचनाएं होती है जिसे हम लोग राइजोइड्स बोलते हैं। इसी के सहारे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं यानी ब्रायोफाइटा डिवीजन के जो प्लांट होते हैं वो अपने आप को मिट्टी में पकड़ के रखते हैं। ये जो राइजोइड्स होते हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, या फिर मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। यूनिक सेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। और जो एपिडर्मिस होता है, आउटर लेयर जो होता है एपिडर्मिस का, इसी का ये भाग होता है, इसी का ये आउटग्रोथ होता है।
इनकी संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल रोम के समान होती है, मूल रोम के समान होती है, ये सही है। ये ब्रायोफाइट्स की चिकनी बाह्य त्वचा एपिडर्मल की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार होते हैं, आउटग्रोथ होता है एपिडर्मल सेल्स के। इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती है, ये गलत हो जाएगा। ये विभिन्न उत्तकों से बनी बहुकोशिकीय संरचनाएं होती है, बहुकोशिकीय भी हो सकती है और एक कोशिकीय भी हो सकती है, यानी किसी के अंदर यूनिसेलुलर, किसी के अंदर मल्टी सेलुलर, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे डैश कहा जाता है। शुक्रवाहिका यानी कि वास डिफरेंस, ये देखो वास डिफरेंस, ये आप देख रहे हो, ये है वृषण जिसे हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। तो टेस्टिस से स्पर्म को लेकर के ये शुक्रवाहिका ऐसे आती है, यानी ये जो शुक्रवाहिका है वास डिफरेंस है, इसमें शुक्राणु जो है ऐसे चल करके यहाँ तक पहुँचता है। ये है सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये सेमाइनल वेसिकल अपना स्राव डालेगा, प्रोस्टेट ग्रंथि अपना स्राव डालेगा, तब जा करके ये कहलाएगा वीर्य। ठीक है, तो वीर्य में क्या होता है, एक तो शुक्राणु होता है, साथ में सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्रंथि, इन दोनों का अपना स्राव होता है, ये सब मिल करके वीर्य कहलाता है। ये वीर्य अब कहाँ आएगा, ये आएगा यूरेथ्रा में, जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। यूरेथ्रा एक कॉमन रास्ता है मूत्र के लिए भी और वीर्य के लिए भी, तो बी हमारा राइट आंसर। डैश एक संक्रमण धातु नहीं है, संक्रमण धातु यानी कि ट्रांजिशन मेटल। डी ब्लॉक के जो धातु होते हैं उसी को हम लोग संक्रमण धातु बोलते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर नेपच्यूनियम हो जाएगा। यहाँ देखो आप, नेपच्यूनियम आपको मिलेगा नीचे एक्टिनाइट सीरीज के अंदर, यहाँ ये है नेपच्यूनियम। उसके बाद देखो यहाँ पर ये सारे डी ब्लॉक के अंदर आपको दिखेंगे। यह है आपका टेक्नीशियम, टीसी टेक्नीशियम, उसके जस्ट नीचे आरी है रेनियम और उसके बाद जिरकोनियम। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, धातु होते हैं, सारे के सारे धातु ही होते हैं इसमें, इसे हम बोलते हैं संक्रमण धातु। और एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं यानी सारे लेंथेनाइट एक्टिनाइट, ये कहलाते हैं आंतरिक संक्रमण धातु, आंतरिक संक्रमण धातु, इनर ट्रांजिशन मेटल। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? सूत्र इकाई द्रव्यमान का मतलब हो गया सीधा फॉर्मूला मास। ठीक है, फॉर्मूला मास या इसी के जगह पर आपसे बोल दे मॉलिक्यूलर मास, ये एक ही चीज़ है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। मॉलिक्यूलर मास बोल दे या फिर फॉर्मूला मास बोल दे, सूत्र इकाई द्रव्यमान बोल दे, एक ही चीज़ है। कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, कली चूना बोलते हैं, अनबुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये 40 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16। ऐड करेंगे 56 आएगा, डी हमारा राइट आंसर। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिक का उपयोग किया जाता है? थोड़ी देर पहले देखा आपने सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, तो ये हमारा राइट आंसर। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? धातुओं को खींच करके तार बनाया जा सकता है, इसे बोलते हैं तन्यता। इस प्रॉपर्टी को तन्यता बोलते हैं। और पीट पीट करके पतली चादर बनाई जा सकती है, इसे हम आघात वर्धनता बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर। यहाँ तार के बारे में लिखा हुआ था। सबसे अधिक तन्यता बोल दे या फिर सबसे अधिक आघात वर्धनता बोल दे, सोना के पास होता है। और सबसे अधिक चालकता बोल दे, कंडक्टिविटी, चालकता, सिल्वर के पास होता है। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस रूप में लिखा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड बेस मिल करके बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। अम्ल क्षार लवण और जल का बनना, अम्ल क्षार से लवण जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। उदासीनीकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि अम्ल और क्षार ये एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है जिसमें कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है जिन्हें कहा जाता है। तो ये एक पूरा न्यूरॉन का पिक्चर दिखाया गया आपको। ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है सेल बॉडी या फिर साइटोन, सेल बॉडी या फिर साइटोन। ये न्यूक्लियस है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्रांच जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो शाखाएं हैं, इसे कहा जाता है डेंड्राइट्स। क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स। हिंदी में इसे कहा जाता है ध्रुमिका। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डी हमारा राइट आंसर। उसके बाद ये है तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन हम जिसे बोलते हैं। ये जो पूरी लंबाई है इसे एक्सॉन कहा जाता है।
और ध्रुमिका का मतलब डेंड्राइट्स, तो आप अंग्रेजी में भी याद रखें डेंड्राइट्स। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह के बाद में तालिका में जगह मिली? मेंडलीव ने जिसे एका बोरोन कहा था, वहाँ पर स्कैंडियम है। जिसे एका एल्यूमिनियम कहा था, वहाँ पर गैलियम है। जिसे एका सिलिकॉन कहा था, वहाँ पर जर्मेनियम है। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? देखो, जड़त्व किसका ज़्यादा होगा? जड़त्व उसका ज़्यादा होगा जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ही ज़्यादा जड़त्व, जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ही ज़्यादा जड़त्व। तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ का द्रव्यमान बहुत ही ज़्यादा होगा, तो इसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? यहाँ पर न्यूटन के गति का तीसरा नियम काम करता है। बंदूक ने बल लगाया बुलेट पर, मान लो 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बुलेट भी बंदूक पर बल लगाती है 50 न्यूटन का। यही होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी F1 बराबर F2 हो जाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में एक दूसरे के। ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। तो जब बंदूक ने 50 न्यूटन का बल लगाया, बुलेट के पास स्पीड आ जाती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बुलेट हल्की होती है। बुलेट पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा मान लो, तो क्योंकि बुलेट हल्की है तो उसकी स्पीड अधिक होगी। अगर स्पीड अधिक है, काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, गतिज ऊर्जा अधिक होगी। उसके रिस्पेक्ट में गन भारी है तो 50 न्यूटन का बल लगने के बावजूद भी वो ज़्यादा स्पीड को प्राप्त नहीं कर पाती है। बंदूक जो है ज़्यादा स्पीड को प्राप्त नहीं कर पाती है, तो उसके पास गतिज ऊर्जा कम होती है। तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम। डी हमारा राइट आंसर। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है? तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु की स्थिति और अवस्था में परिवर्तन होने से स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? शेविंग मिरर में अवतल का इस्तेमाल किया जाता है। डेंटिस्ट का मिरर, डॉक्टर जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो दांत को देखना चाहते हैं, दांत को वो बड़े साइज में देखना चाहते हैं ताकि हर चीज़ उनको क्लियरली दिखे। तो बड़ा इमेज बनाने का काम किसका है? अवतल का है। वाहन की हेडलाइट, इसमें भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। रियर व्यू मिरर का इस्तेमाल जो है पीछे की चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है, और यहाँ पर उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है ताकि छोटे से मिरर के अंदर बहुत बड़ा एरिया जो है कवर हो सके, और ऐसा तभी होगा जब इमेज छोटा छोटा बनेगा। निम्न में से कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? प्लांट के अंदर अस्थायी उत्तक जाइलम और फ्लोएम होता है। बी हमारा राइट आंसर। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है यह है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी उत्तक। हमारे बॉडी के अंदर हार्डेस्ट टिश्यू ये बोन होता है। बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है। त्वचा हमारे बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा अंग है। डैश का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। नियत गति से चल रही है मतलब कोई वस्तु अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो ये इसी स्पीड से चलती रहेगी, यानी इसकी जो स्पीड है ये क्या है? कांस्टेंट है। अगर आप चाहते हैं स्पीड को चेंज करना तो बल लगाना पड़ेगा। अगर बल नगण्य है तो ये इसी स्पीड से चलती रहेगी। सी हमारा राइट आंसर। डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से जाती है। मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, तो यहाँ से एक ट्यूब जो जाती है यूरेथ्रा। अभी आपने देखा था यूरेथ्रा, ये एक कॉमन रास्ता है जहाँ से यूरिन भी बाहर आएगा और सीमेन भी यानी कि वीर्य भी। तो मूत्र मार्ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में होता है मेथनोइक अम्ल। फॉर्मूला होता है HCOOH, मेथनोइक अम्ल। इसका एक और नाम है फॉर्मिक एसिड। लैक्टिक अम्ल ये आपको मिल जाएगा खट्टे दूध में। पूछा था ना कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है, या फिर कर्ड में बोल दो आप, दही में। दही खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर के अंदर। सिट्रिक अम्ल जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, सिट्रिक अम्ल जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया,
इन सब में, नींबू नारंगी इन सब में। तो ये हमारा पार्ट नंबर 28 था। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।